सुना है हमारे भोलेनाथ एक ऐसी जगह में बसते हैं जिसे सारे लोग स्वर्ग कहते हैं, जो कि कहीं और नहीं बल्कि इसी धरती पर ही है। और इस स्वर्ग का नाम है केदारनाथ। लेकिन लोग यह भी कहते हैं कि इस स्वर्ग के रास्ते काफी मुश्किल भरे हैं। तो भोलेनाथ का भक्त होने के नाते मैंने मन बना लिया कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, मैं तो अपने केदार के दर्शन और इस स्वर्ग को देखकर ही रहूंगा। और अपने जरिए आप सभी को भी दिखाऊंगा कि क्या वाकई में हमारे केदार स्वर्ग में बसते हैं। तो कोलकाता से हरिद्वार के लिए दून एक्सप्रेस की ट्रेन पकड़कर मैं पहुंच जाता हूं हरिद्वार। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 02369 from तो दोस्तों मैं हूं अभी हरिद्वार स्टेशन के बाहर और यह कहना गलत नहीं होगा कि जो अदर स्टेट से बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आते हैं उनके सफ़र की शुरुआत इस जगह से ही हो जाती है। यानी हरिद्वार और ऋषिकेश दो मेन स्टेशन है उत्तराखंड के, जहां से केदारनाथ दर्शन के सफ़र की शुरुआत फॉर आउटसाइडर यानी अदर स्टेट के लोगों की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि हमें यहां से केदारनाथ की ट्रैकिंग की जो पहली मेन पॉइंट है गौरीकुंड, वहां जाना होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि गौरीकुंड के लिए यहाँ से हरिद्वार से और ऋषिकेश स्टेशन से कोई भी बस नहीं मिलती है, जिसके चलते हमें गौरीकुंड से 5 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग उतरना होता है। और सोनप्रयाग की दूरी यहाँ से 220 किलोमीटर है, यानी 9 से 10 घंटे हमारे इस सफ़र में लगने वाले हैं। अभी हम लोग जाएंगे बस लेने के लिए, जो कि स्टेशन के बाहर है उस तरफ। दोस्तों हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है। हम लोग यहाँ बस स्टैंड के पास है, जहाँ से हमें सोनप्रयाग के लिए बस मिलने वाली थी, लेकिन अभी पता चला कि कोई भी बस अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली 7 बजे तक यानी सुबह के 7 बजे तक सारी बसेस ख़त्म हो जाती हैं सोनप्रयाग के लिए, तो हमें ये नहीं पता था। और ऊपर से हमारी ट्रेन काफ़ी लेट थी, यानी 2 घंटे लेट थी, जिसके चलते हम लोग हरिद्वार स्टेशन 8 बजे पहुँचे थे। और फिर जब हम लोग यहाँ पर बस पकड़ने के लिए आए तो यहाँ पे बस नहीं मिल रही है। तो वक्त की कमी के चलते मैं कुछ लोगों के साथ मिलकर एक प्राइवेट कैब बुक कर लेता हूँ। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने में हमें 10 घंटे लगने वाले हैं, तो अभी तकरीबन 4 घंटे हो गए और यहाँ पर किसी जगह पर हम लोग खाने के लिए रुके हैं। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ हमारे साथ। जब हमें बस नहीं मिला तो पता चला कि अब बस की कोई टाइमिंग नहीं है और बस अब आएगी भी नहीं। तो इसके चलते हमने ये स्विफ्ट डिज़ायर जो टैक्सी यानी जो भी बोलो इसको, हमने वो बुक किया। शेयरिंग है और पुणे के या महाराष्ट्र के 2 भाई साहब मिल गए और वाइफ के साथ है, तो उन्होंने बोला कि चलो हम 4 जन शेयरिंग कर लेते हैं, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 1500 रुपये पर पर्सन। यानी अगर बस से जाते तो 700 से 800 रुपये में हमारी हो जाती। लेकिन टाइमिंग मैं बता देता हूँ, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर लोगों ने नहीं बताया। टाइमिंग 5 से 7 बजे की है जो कि बस मिलती है, और सीज़न टाइम में बसेस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जिसके चलते जो 1:30 बजे या 12 बजे या 11 बजे की जो बसेस होती हैं वो पहले से ही फुल हो गई और फिर उसके बाद बसेस चली गई। अब आज का यानी कोटा पूरा हो गया, जिसके चलते हमें बस नहीं मिली। तो ध्यान रखना कि 5 से 7 बजे के बीच में आप हरिद्वार स्टेशन के बाहर या ऋषिकेश स्टेशन के बाहर बस ले लेना। अगर आप थोड़ा भी लेट करोगे, आज हमने जो गलती की, तो बस नहीं मिलने वाली है। भाई रास्ते में जाते वक्त हमारी गाड़ी देवप्रयाग में रुकी है और यहाँ पर ही देखो, उस पार होकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही जगह है जहाँ से हमारी गंगा मैया बहती है। ये रही भागीरथी नदी जो कि गौमुख से होकर निकलती है, और वो रही अलकनंदा नदी, और दोनों मिलकर ये गंगा मैया बनती हैं। और यहाँ पर देखो रहे हमारे बाबा भोलेनाथ। तो फाइनली 9 से 10 घंटों की सफर के बाद मैं पहुंच जाता हूं सोनप्रयाग। तो दोस्तों सोनप्रयाग तो मैं रात के लगभग 7:30 बजे ही पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना एज अ बिगनर, यानी मैं फर्स्ट टाइम केदारनाथ आ रहा हूँ, तो क्यों ना आप सभी के साथ शेयर करूँ, और जो केदारनाथ पहली बार आ रहा है उनके साथ शेयर करूँ, ताकि उन्हें भी ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि हम लोग यहाँ उतरने के बाद जब रूम्स के लिए होटल्स में गए तो पता चला भाई यहाँ पर कोई भी रूम्स अवेलेबल नहीं है, और जो भी रूम्स अवेलेबल थी उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई थी कि मैं शॉक्ड हो जा रहा था। और मैं उस रूम को लेने के लिए 5 से 10 बार सोच रहा था कि लूँ या नहीं लूँ, लूँ या नहीं लूँ। भाई साहब 2500 से 3000 रुपये रूम की प्राइस है मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, और हाईएस्ट तो आप छोड़ ही दो कितना जा रहा है। तो इसीलिए थैंक गॉड कि मैं अपने साथ कैंपिंग टेंट लेकर आया था। यहाँ पर देखो ये रही मेरी कैंपिंग टेंट, तो मैंने एक पार्किंग लॉट में लगा दी है। ये सोनप्रयाग का एक बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है, तो मैंने परमिशन लिया यहाँ के स्टाफ से, उन्होंने बोला ठीक है आप लगा दो। मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर देखो कुछ भाई लोग भी हैं, देखो यहाँ पर भाई साहब, और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें रूम नहीं मिली है, वो यहाँ पर और उस साइड में और उस जगह पर भी हैं। तो यानी यहाँ पर रूम्स नहीं मिलने वाली है, क्योंकि केदारनाथ में भीड़ बढ़ चुकी है। तो अगर आप यहाँ पर आना तो मेरी तरह गलती मत करना, ऑनलाइन रूम बुक कर लेना पहले से ही, और शायद ऑनलाइन में भी आपको ना मिले। तो मिलते हैं कल सुबह गौरीकुंड में, तब तक के लिए जय श्री केदार।
हर हर महादेव। तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग अभी सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जा रहे हैं। पहले हम लोग टैक्सी स्टैंड जाएंगे जहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी शेयरिंग वाली, और वहाँ से टैक्सी लेने के बाद हम लोग गौरीकुंड पहुँचेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप जब सोनप्रयाग में रहोगे तो यहाँ पर आपके पास जो ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान है जो आपको ट्रैकिंग के दौरान नहीं लेके जाना है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे होटल हैं, सारे लॉकर यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो लॉकर में अपने सामान रख देना। मैंने भी अपने सामान रख दिया है लॉकर में। हमारी चार्जेस पड़ी है दो बैग की 200 रुपये 2 दिन के लिए, उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो अब निकलते हैं टैक्सी स्टैंड की तरफ। लेट से निकलने के चलते मुझे इतनी लंबी लाइन में लगनी पड़ेगी मैंने सोचा नहीं था, और इसीलिए मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि सुबह 6 बजे ही केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए निकल जाना। दोस्तों गौरीकुंड तो हम लोग पहुंच गए। यहाँ सुमो वाले ने हमें उतार दिया है, यानी सभी लोग को यहाँ पर उतार दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग गौरीकुंड जा रहे हैं। गौरीकुंड ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी दूर की वॉकिंग पर है। वहाँ से हम लोग की केदारनाथ यात्रा की असली ट्रैकिंग की शुरुआत होगी। एक मिनट, बहुत जाम लगी है यहाँ पर। तो एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी से, पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप सुबह निकल जाओगे 6 बजे सुबह तो काफ़ी अच्छी रहेगी। और अगर आप मेरी तरह गलती करोगे और सोचोगे कि आप 8 बजे 9 बजे निकलोगे, कार आसानी से मिल जाएगी यानी सूमो, तो ये गलती मत करना, क्योंकि बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। खासकर ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगी थी, जिसके चलते हमें डेढ़ से 2 घंटे लग गए 5 किलोमीटर की सफ़र तय करने में। अगर ये आप 6 बजे उठ के आते तो हार्डली आधे घंटे में पहुँच जाते। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ फाइनली गौरीकुंड, और मेरे ठीक पीछे रहा है ये गौरीकुंड जहाँ पर लोग नहाते हैं पहले, और यहाँ पर नहाने के बाद गौरी माता के मंदिर इस साइड में है। वहाँ पर दर्शन करने के बाद लोग अपनी केदारनाथ की ट्रैकिंग की शुरुआत करते हैं, यानी हमारे केदारनाथ के दर्शन करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके पीछे से ही रास्ता होकर जाता है केदारनाथ की ट्रैकिंग का। तो फिलहाल हम लोग भी पहले नहाएंगे और गौरी माता के दर्शन करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे केदारनाथ की ट्रैकिंग के लिए। काफ़ी एक्साइटमेंट आ रहा है भाई, अंदर से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सुबह से ही। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इसके ठीक पीछे औरत लोगों का जो कुंड है वहाँ पर वो लोग नहाती हैं, तो वहाँ पे जाना है, यानी मेंस और वीमेंस के लिए अलग अलग कुंड है। तो फाइनली मैंने केदारनाथ की ट्रैकिंग की शुरुआत कर दी है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक अलग जोश है केदार बाबा के दर्शन करने के लिए। तो अभी बस ट्रैकिंग की शुरुआत कुछ ऐसी है, स्टार्टिंग में काफ़ी स्टीप चढ़ाई यहाँ पर होने वाली है। तो अभी से ही थकावट आ गई। हमने हार्डली 1 या 2 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, और अभी गूगल के अनुसार 15 से 20 किलोमीटर, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं 23 से 24 किलोमीटर की असली ट्रैकिंग होती है। जो यहाँ की लोकल है, केदारनाथ जाने के लिए असली ट्रैकिंग 20 से 24 किलोमीटर की होती है। और सफ़र में क्या प्रॉब्लम होगी और किन किन बातों का ध्यान रखना है, सब इस वीडियो में मैं अपने थ्रू आप सभी को शेयर करूँगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू। तो वीडियो में बने रहना। अगर आप भी केदारनाथ आने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। अगर ट्रैकिंग करते वक्त मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज होते तो मुझे डरने की बात नहीं थी, क्योंकि बीच बीच में मेडिकल स्टाफ थे। दोस्तों अगर किसी रीज़न से आपको लगता है कि आप ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे या आप एकदम थक चुके हो, तो यहाँ पर ऐसे हॉर्स राइड मिल जाएंगे। देखो वहाँ पर हॉर्सेस कैसे लोग आ रहे हैं उस पर बैठ के। तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि केदारनाथ टेम्पल तक जा सकते हो। और इसकी चार्जेस कितने मैं बता देता हूँ, डिपेंड करता है क्राउड के ऊपर, यानी कितने भक्त लोग यहाँ पर आए हैं, कितनी भीड़ है। अगर नॉर्मल भीड़ रहती है तो 5 से 7 हज़ार में हो जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा भीड़ रहती है तो इनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन आप एक बार गवर्नमेंट की वेबसाइट पे देख लेना कि एक सीट फेयर कितनी है इन हॉर्स राइड की। दोस्तों सबको लगता है कि पहाड़ों पे सामानें इतनी महंगी क्यों मिलती हैं, तो इसके पीछे का रीज़न देखो, कैसे ये सब खाने पीने की सामानें इन घोड़ों के हेल्प के थ्रू यहाँ पर पहाड़ों पे सामान पहुँचाई जाती है। और वो भी 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि 20 से 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। सोचो, घोड़ों के द्वारा चढ़ाई जा रही है, इसीलिए पहाड़ों पर सामानें बहुत महंगी मिलती है। बाप रे बाप, देख रहे हो यहाँ पर जितने लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अधिक घोड़े दिख रहे हैं मुझे। देखो यहाँ पर आदमी कम, घोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। तो
4 से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग गौरीकुंड से पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी। ये केदारनाथ ट्रैकिंग की पहली स्पॉट है जहां पर आप रेस्टिंग स्पॉट बोल सकते हो। यहां पर आप रेस्ट कर सकते हो, खाने पीने की दुकानें हैं पूरी। यहां पर आराम से आप खाओ पियो, थोड़ा रेस्ट करो और उसके बाद अपने सफ़र को कंटिन्यू रखो केदारनाथ टेम्पल के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। रेस्ट करने के बाद हम लोग की जो दूसरी स्पॉट है रामबाड़ा, और वहाँ से ही मेन हमारी ट्रैकिंग की शुरुआत होगी। तो तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है केदारनाथ की ट्रैकिंग करने के दौरान। लोगों में अलग जोश होती है भाई अपने बाबा के दर्शन करने के लिए। कोई नहीं देखता कि 24 किलोमीटर 30 किलोमीटर जो जितनी भी किलोमीटर, अगर 100 किलोमीटर की भी ट्रैकिंग होती ना तो ऐसे ही जोश वाले लोग देखने को मिलते हैं। तो यही मज़ा है केदारनाथ की ट्रैकिंग में। केदारनाथ ट्रैकिंग की हमने लगभग 8 से 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग पूरी कर ली है। और काफ़ी लोगों को लगता है कि फिज़िकली चैलेंज लोग केदारनाथ यात्रा नहीं कर सकते, यानी बाबा के दर्शन नहीं कर सकते, जो कि सही है, यानी चल के नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर पालकी की सुविधा होती है। जैसे देखो यहाँ पर भाई साहब, जिसमें जो हमारे जैसे मम्मी पापा हो गए, ज़्यादा एज्ड पर्सन हो गए जो ट्रैक नहीं कर सकते हैं, जो चल नहीं सकते, तो पालकी के थ्रू या तो हॉर्स के थ्रू आप यहाँ से यानी गौरीकुंड से ही आपको मिल सकती है। जिसकी चार्जेस डिपेंड्स करती है सीज़न के ऊपर और क्राउड के ऊपर। कभी कभी कम में 3-4 हज़ार में हो जाती है और कभी कभी 8-10 हज़ार भी लग जाते हैं। लेकिन पालकी थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसमें भाई एक इंसान किसी को बैठा कर लेके जाता है। तो आप खुद सोचो। केदारनाथ की ट्रैकिंग करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर मौसम कभी भी चेंज हो सकती है। जैसे कि अभी यहाँ पर हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। जैसे अभी मौसम क्लियर थी, हमें लगा बारिश नहीं होगी, लेकिन अचानक से यहाँ पे बारिश होने लगी है। और यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा हूँ, लोगों से ज़्यादा यहाँ पर घोड़े चल रहे हैं भाई। रास्ते में चलने की जगह नहीं है, लोगों की सिर्फ घोड़े ही चल रहे हैं यहाँ पर। देखो गलत चीज हो रहा है, बताइए हम लोग कहाँ अलग रास्ता होना चाहिए ना, अलग रास्ता होना चाहिए इन लोगों का। रास्ता में तो अकॉर्डिंग टू लाइन चलना चाहिए। बताइए भाई देखिए कैसे धक्का है। वो तो शुक्र मनाओ यहाँ पे बैरिकेटिंग लगी हुई है, नहीं तो काफ़ी लोग गिर भी सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, मच्छर से बच के रहना और उनसे डिस्टेंस बना के रखना। ऐसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी बाई चांस धक्के लग गए तो आप गिर भी सकते हो। नारायण के प्यारे हो सकते हो, नारायण के प्यारे हो सकते हो। रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं पूरे। हम लोग के जाने के भी रास्ते छोड़ोगे भैया आप लोग कि नहीं? अच्छा पहले इनका रास्ता अलग होता था क्या? जब पहला वाला जो रास्ता होता था ना भैया सेम ही था ऐसे, यानी कोई अलग रास्ता नहीं है ना इन लोगों का? अच्छा। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड यानी चैलेंज पर्सन हो या आप ट्रैकिंग करके यानी 24 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके नहीं जा सकते हमारे बाबा केदार के दर्शन करने, तो यहाँ पर खच्चर, पालकी और पिट्ठू के अलावा और एक ट्रांसपोर्टेशन मोड है जो है हेलीकॉप्टर। देखो यहाँ पर ये सब हेलीकॉप्टर अभी बाबा केदार के पास में बने हेलीपैड के पास जाएंगे। यहाँ पर देखो, और काफ़ी टाइम बचती है भाई, काफ़ी टाइम बचती है। चार्जेस भी मैं बताऊंगा। ये आपको केदार बाबा के पास बने हेलीपैड पे उतार देंगे। वहाँ से बस हार्डली 200-300 मीटर की दूरी पर हमारे बाबा केदार के मंदिर हैं जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। और इसकी चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो 5 to 8,000 रुपीज़ होते हैं पर पर्सन, जो कि चेंजेस होते रहते हैं क्राउड के ऊपर कि कितने श्रद्धालु लोग आते हैं। और इन हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको उत्तराखंड के गवर्नमेंट वेबसाइट से ही करनी होगी। अदर वेबसाइट से अगर आप करने जाओगे तो एक बार चेक कर लेना कि ऑफिशियली उत्तराखंड की लीगल वेबसाइट है या फेक वेबसाइट, बिकॉज बहुत सारे ऐसे फेक स्कैम चल रहे हैं यहाँ पर। होटल बुकिंग एंड हेलीकॉप्टर बुकिंग, बहुत सारे फेक वेबसाइट बने हुए हैं। अगर आप वहाँ से बुकिंग करोगे तो शायद आपको लॉस झेलना पड़े, तो इसीलिए इस बातों का ध्यान रखना। दोस्तों सुना था कि हमारे बाबा स्वर्ग में बसते हैं, लेकिन जब मैं केदारनाथ की ट्रैकिंग की शुरुआत किया तो पहले पहाड़ नॉर्मल दिख रहे थे, लेकिन अभी मैं रामबाड़ा के एकदम पास में पहुंच गया हूँ और यहाँ पर मैंने एक ऐसा चीज़ देखा है जिससे यकीन हो गया कि सच में हमारे बाबा स्वर्ग में बसते। यहाँ पर देखो, मैंने अपने लाइफ में सिक्किम, गैंगटॉक सब जगह घूमा, यानी नागालैंड भी, मैं नॉर्थ ईस्ट में भी घूमा, लेकिन ऐसी पहाड़, ऐसी देखो विशाल पहाड़ मैंने इतनी नहीं देखी है। क्या व्यू लग रहा है भाई, चारों तरफ यहाँ पर देखो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और इसी पहाड़ों के बीचों में से होकर जाने के बाद, यानी 20 से 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद असली स्वर्ग के दर्शन होते हैं जहाँ पर हमारे बाबा केदार विराजमान है। तो इसी के चलते लोग बोलते हैं कि 24 किलोमीटर कुछ नहीं है, अगर आप मंदिर पहुँच जाओगे ना तो जितनी भी तपस्या या जितना आप ट्रैकिंग करके थके हो सारी थकावट दूर हो जाती है। तो अब जाके यकीन हो रहा है मुझे। अरे वैसे भाई साहब देख के
भाई साहब, मैं केदारनाथ की ट्रैकिंग में मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा। मज़ेदार ट्रैकिंग हो रही है और क्या ही बताऊं, यहाँ पर ये जो बर्फ जमी है इसको लोगों ने एकदम शिमला मनाली वाली जैसी एकदम सीन कर दी है। यहाँ पे लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और उस पे से स्लिप कर रहे हैं, देख रहे हो, कुछ ऐसा सीन है। और तो फाइनली हम लोग और एक स्पॉट पे आ गए हैं और ये है रामबाड़ा। और रामबाड़ा से ही कहा जाता है कि असली ट्रैकिंग की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ से ही बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई होती है। अभी तक की जो ट्रैकिंग थी आपने देखी होगी वो नॉर्मल थी, लेकिन यहाँ से यहाँ के लोकल का कहना है कि यहाँ से स्टीप चढ़ाई होने वाली है जिसमें बहुत ज़्यादा थकावट होगी। तो अभी रात के बज रहे हैं लगभग 1:35, 1:35 और हम लोग केदारनाथ से बस 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और सच बताऊँ यार, हालत ख़राब हो गई है अपनी। मैंने इसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया था कि बहुत सारे ट्रैकिंग मैंने की है अपने लाइफ में तो आराम से कर लूँगा, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे इस ट्रैकिंग की शुरुआत करने से पहले उसने बोल दिया था कि भाई तुम सब ट्रैकिंग भूल जाओगे इस ट्रैकिंग के आगे। और उसकी बात सही में सच हो रही है। आप पहले से ही थोड़ा एक्सरसाइज वर्कआउट कर लेना पैर की और अपने बॉडी पर, अदरवाइज ट्रैकिंग बहुत हार्ड होने वाली है। जैसे केदारनाथ टेम्पल के पास में पहुंच रहा हूं, यानी ऊंचाई पर जा रहा हूं, वैसे वैसे टेम्परेचर और भी ज़्यादा लो होती जा रही है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, पूरी बर्फ़ जमी हुई है दोनों साइड, इस साइड और इस साइड पूरी बर्फ़ है भाई। यहाँ पर देखो बर्फ़ है भाई, अभी ऊपर में बर्फ़ भी देखने को मिलेगा। और ये पूरा रास्ता जो आप देख रहे हो ना, पूरी बर्फ़ को काट के बनाई गई है। यहाँ पे पूरा बर्फ़ जम जाता है, लेकिन कपाट खुलने के 10-20 दिन पहले यहाँ पर सारे रास्ते बना दिए जाते हैं। तो अगर आप केदारनाथ आते हो ना, तो अपने साथ गर्म कपड़े, जैकेट, उसके बाद ग्लव्स और मफलर ज़रूर रखना और कैप भी रख लेना, क्योंकि इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं और अभी की टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस। तो प्रिपेयर रहना केदारनाथ आने के लिए, सारे कपड़े रख लेना। ये मत सोचना कि फ़ैशन करने के लिए मैं पतले कपड़े ले लूँगा, हो जाएगा, नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी है भाई। तो भाई साहब, यहाँ पर हमारे केदार बाबा के टेम्पल पर फूलों की वर्षा हो रही है, क्योंकि आज कपाट खुलने वाली है। बस कुछ ही मिनट बचे हुए हैं केदार बाबा के कपाट खुलने में, तो हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड है और हम लोग लाइन में यहाँ पर है, देखो। और मैं 4 बजे आ गया था यहाँ पर भाई, और 4 बजे से मैं लाइन में खड़ा हूँ, क्योंकि अगर आप लाइन में नहीं आते, जिस दिन केदार बाबा के मंदिर की कपाट खुलेंगी, अगर आप लेट करके आओगे तो बहुत लंबी लाइन लगने वाली है। इसीलिए हम लोग बिना रेस्ट किए केदारनाथ की ट्रैकिंग फिनिश करने के बाद हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। और सच बताओ काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, लेकिन सारा वर्थ इट है। मैं केदार बाबा के दर्शन करूँगा, सारी थकावट दूर हो जाएगी भाई। तो दोस्तों, सुबह 4 बजे लाइन में लगने के बाद और लगभग 9 से 10 घंटे लाइन में इंतज़ार करने के बाद फाइनली मुझे मेरे केदार के दर्शन हो गए और काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और सच बताऊँ तो जितनी भी थकावट थी कल की ट्रैकिंग करने के बाद, सारी ट्रैकिंग की थकावट छूमंतर हो गई, दूर हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा सुकून भरा महसूस कर रहा हूँ कि हमारे केदारनाथ के दर्शन हो गए फाइनली। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, 12 घंटे लाइन में वेट करने पड़े। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात थी कि मुझे साल की पहली कपाट खुलने के बाद ही केदार के दर्शन हुए, जो कि काफ़ी लकी लोग होते हैं। और देखो भाई, मंदिर को कितने अच्छे से सजाया गया है, केदारनाथ के टेम्पल को देख रहे हो, फूलों से काफ़ी सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। और सच बताओ यार, सच में स्वर्ग वाली फील हो रही है। पहले तो सिर्फ सुना करता था लोगों की वीडियो देखकर, लेकिन आज मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ। यहाँ पर देखो, तो अपने बाबा केदार के दर्शन करने के बाद मैं अब जा रहा हूँ बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने। और इसके पीछे भी एक कहानी, एक प्रथा है कि अगर आप केदारनाथ के दर्शन करते हो तो काफ़ी लोगों को लगता है कि अपने बाबा केदार के दर्शन करने के बाद उनकी केदारनाथ यात्रा सफल हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि केदारनाथ यात्रा में आपको केदारनाथ दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, तभी जाके आपकी केदारनाथ यात्रा सफल होती है। और यहाँ पर हमारे बाबा केदारनाथ का वहाँ पे मंदिर रहा, और वहाँ से आते ही आपको बाबा भैरवनाथ की ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी दूर चलनी पड़ती है। देखो, ये सभी लोग बाबा भैरवनाथ के दर्शन करके आ रहे हैं।
मैंने तो बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन कर लिया और यह कहना गलत नहीं होगा कि मेरी केदारनाथ यात्रा सफल हो गई। काफ़ी खुश हूँ और मन एकदम सुकून भरा महसूस कर रहा हूँ भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मेरी वीडियो के जरिए आपने तो घर बैठे ही केदारनाथ यात्रा कर ली, वो भी अच्छे से। लेकिन बहुत हो गई यात्रा, अब बात करते हैं अपने बाबा केदार के मंदिर के पीछे का रहस्य कि हमारे बाबा केदार यहाँ पर कैसे आए और इतनी खूबसूरत मंदिर इन हिमालय जैसी वादियों में, इन स्वर्ग जैसी वादियों में हमारे बाबा केदार के मंदिर को आखिर किसने बनाया। बहुत लोग यहाँ पर ट्रैकिंग करके बाबा केदार के दर्शन, बाबा भैरवनाथ के दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का रहस्य, इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, किसी को नहीं पता होता है, बस दर्शन करके चले जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को हिस्ट्री भी बता दूं। तो हमारे पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि हमारे बाबा केदार के मंदिर को आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में बनाया था और मैं उसी जगह पर हूँ। शायद मेरी आवाज़ अभी गूंज रही होगी। मैं अभी आदि शंकराचार्य के समाधि के पास हूँ, जिसे अच्छे से बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पर आकर आदि शंकराचार्य जी के दर्शन कर सके। बताएं आपको मठ बाद में बताते हैं कि 4 मठों के साथ सनातन धर्म को जो है उबारने वाले ये हैं। एक बार हम जो है दूसरे धर्म की तरफ बह रहे थे, तो तब जाकर के सनातन धर्म के जो है रक्षक बने आदि गुरु शंकराचार्य। कालड़ी में इनका जन्म हुआ। कालड़ी एक केरला की जगह है, वहाँ जन्म हुई, माता के गर्भ से ये भी पैदा हुआ और यहाँ पर इनकी समाधि है। अब बारी है जानने कि हमारे बाबा केदार यहाँ पर कैसे आए। तो पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब पांडवों ने महाभारत में धर्म की स्थापना के लिए अपने ही मित्र भाई, अपने रिश्तेदार का वध किया था, तो पांडव खुद को दोषी महसूस कर रहे थे, क्योंकि भाई कितना भी खराब हो, भाई तो भाई होता है, मित्र मित्र ही होता है। तो इसीलिए इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने बाबा केदार के दर्शन करने की ठान ली। लेकिन हमारे बाबा केदार भी उनसे काफ़ी खफा थे, काफ़ी नाराज़ थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए बाबा केदार उनसे दूर भाग रहे थे। लेकिन पांडव तो ठान लिए थे कि बाबा केदार के दर्शन करके मुझे इस पाप से मुक्ति पाना है। लेकिन बाबा केदार उनसे दूर भाग रहे थे। तो हमारे बाबा केदार इसी घाटी में आके बसे हुए थे, नंदी का रूप लेके या बैल का रूप लेके, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है। लेकिन पांडवों को पता चला कि हमारे बाबा केदार यहीं पर है और बाबा केदार को लग रहा था कि मैं नंदी या बैल का रूप धारण कर लिया हूँ, मुझे पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन पांडवों को पता चल गया और जैसे ही पांडव यहाँ पर आए, हमारे बाबा केदार, आज जो केदार टेम्पल है, इसी के अंदर जो हमारे बाबा केदार की मूर्ति है, वो वही मूर्ति है कि हमारे बाबा केदार उसी जगह पर ज़मीन में विलीन हो गए ताकि पांडव से ना मिल पाए। तो फिर जाकर पांडव ने हमारे बाबा केदार की मंदिर की स्थापना इस जगह पर की। तो कुछ ऐसी कहानी थी हमारे बाबा केदारनाथ टेम्पल की, और अगर थोड़ी मोड़ी भूल हुई हो तो उसे माफ़ कर देना। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ बाबा केदारनाथ टेम्पल के ठीक पीछे, और मेरे पीछे जो बड़ी सी पत्थर आप देख रहे हो, इसका नाम है भीमशिला। लेकिन अब इसके बारे में मैं जो आप सभी से बताने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए और आपको हमारे बाबा केदार की शक्ति के बारे में पता चल जाए कि हमारे बाबा केदार कितने शक्तिशाली है। तो बात कुछ ऐसी है कि 16 जून 2013 को केदार घाटी में जो भयानक बाढ़ आई थी, इसी घाटी से होते हुए जो भयानक बाढ़ आई थी, तो उसी बाढ़ में ही ये पत्थर बहकर आ रहा था। तो हमारे जो पंडित थे यहाँ केदारनाथ टेम्पल में उस वक्त, तो उन्होंने एक खंबे पे चढ़ के देखा कि ये पत्थर बहुत ही तेज़ रफ्तार से हमारे बाबा केदार के टेम्पल के पास आ रही थी। उन्हें लगा कि ये पत्थर हमारे बाबा केदार के मंदिर को तोड़ देगी। लेकिन उन्होंने बताया कि अचानक से इतनी तेज़ रफ्तार से आने के बावजूद भी सिर्फ 50 फीट की दूरी पर मंदिर से ये पत्थर चट्टान की तरह वहाँ पर रुक गई, जिसके चलते बाढ़ का पानी 2 भागों में बढ़ गया और हमारे बाबा केदार के मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुई। लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ी बात कि हमारे केदार बाबा की मंदिर तो बच गई, लेकिन इस केदार मंदिर में ही बहुत सारे श्रद्धालु थे जिनकी जान बच गई। और हमारे केदार बाबा ने बस सोच लिया था कि बस बहुत हुआ, अब इससे ज़्यादा नहीं, इसीलिए उन्होंने इस चट्टान को शायद यहाँ पर रोक दिया ताकि जो श्रद्धालु लोग इस मंदिर में हैं बच जाए। लेकिन दुखी की बात ये थी कि उस वक्त 10,000 लोग मर चुके थे भाई, 10,000 लोग। क्या बीती होगी उन लोगों पर। भाई मैं कितना अंदर से वीक हूँ कि मैं जब 10,000 लोगों के बारे में बता रहा हूँ तो मैं अंदर से रो रहा हूँ, बाहर से भी रोने लग रहा हूँ। इसीलिए मैं बार बार वीडियो रीटेक ले रहा हूँ, अभी जाके थोड़ा सही है। तो मैं बोल रहा था कि अगर आप यहाँ पर आना ना, तो उन लोगों को ज़रूर याद करना, क्योंकि जो 10,000 लोग थे भाई, उन्होंने अपनी जान गंवाई थी इस घाटी में ही। तो एक वक्त के लिए उन्हें भी इन पहाड़ों में कहीं बैठकर याद करना। मेरा जहाँ तक मानना है, मैं भी पहाड़ों में बैठा था तो फील कर रहा था कि क्या बीती होगी उन लोग के ऊपर, कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई और बहुत लोगों ने अपनों को खोया। सभी लोग अच्छे मन से दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, विधि का विधान जो होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। और फिलहाल तब से ही इस भीमशिला की लोग पूजा करने लगे हैं। यहाँ पर देखो सब लोग पूजा करते हैं इस पत्थर की, और पत्थर की पूजा क्यों ना करे भाई, इस पत्थर ने लोगों की जान बचाई और हमारे बाबा केदार के मंदिर को भी बचाया।
मन कर रहा था कि कुछ दिन और यहाँ अपने केदार के पास रुक जाऊं, पर अभी मुझे चारों धाम करने हैं, तो इसीलिए इस बार तो मैं जल्दी जा रहा हूँ, पर दोबारा आकर कुछ दिन अपने केदार के पास और बिताऊंगा। तो मिलते हैं अब 4 धाम के दूसरे ब्लॉग में। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बोलो जय श्री केदार।